Start the class today. It can be very difficult today for a person to imagine that life on our planet was once different than it is now. Of course, you can imagine yourself as a medieval knight or even a Viking thanks to historical films, TV shows, and a bit from school textbooks. But what about the time when there were no people on Earth at all? Or were there once distant ancestors of humans who lived so far in the past that they aren't even remembered by Hollywood? Well, scientists... So this is very important thing he has highlighted, that is कि जो टाइमलाइन आपको पता है, ठीक है, हिस्ट्री को स्टडी करने का या ज्योग्राफी को स्टडी करने का, ज्योग्राफी को भी हम स्टडी कैसे करते हैं या ज्योग्राफिकल हिस्ट्री को हम कैसे स्टडी करते हैं, जो हमारे पास में स्टोन्स होते हैं, रॉक्स होती है, उनको हम स्टडी करके उनके बारे में समझते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, रिटन एविडेंसेस होते हैं, कुछ रिटन लिटरेचर होता है। स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए ना, या तो हमारे पास रिटर्न कुछ चीजें हों, या फिर कुछ हमारे पास मिथ्स होते हैं, वो मिथ्स होते हैं, उनसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। बट हम यहाँ पे उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं जिस टाइम पे प्लेनेट अर्थ पे लाइफ भी नहीं थी। अकॉर्डिंग टू देम प्लेनेट अर्थ पे लाइफ भी नहीं थी, एंड हम उस टाइम के बारे में आज इसमें बात करेंगे। तो उस टाइम को स्टडी करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या होता है, जो हम कभी भी आर्कियोलॉजिकल या ज्योग्राफिकल स्टडीज करते हैं, या खासतौर से जियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें डिगिंग करते हैं, ठीक है, हम उसमें गहराई पे खड्डा खोदते हैं, और आप देखेंगे अलग अलग गहराई पे अलग अलग लेयर होती है और मिट्टी का कलर अलग अलग होता है। आप कभी किसी पहाड़ी एरिया में अगर जाएंगे तो आपको वहां पे क्या मिलेगा देखने के लिए, कि जैसे जैसे आप पहाड़ होते हैं ना, तो पहाड़ के अंदर अलग अलग तरह की वो लेयर्स होती है। उस लेयर में क्या होता है, उस टाइम की जैसे पेड़ होता है, पेड़ का क्या होता है कि चारों तरफ ऐसे एक लेयर बनती रहती है। कहते हैं कि एक साल में पेड़ जितना ग्रो करता है वो एक वहां पे मार्क छोड़ देता है। तो ऐसे ही क्या करते हैं, हम स्टोन्स को, इन सबको स्टडी करते हैं, और फिर हम अर्थ के बारे में कैसा रहा होगा, देखो ये सब हाइपोथेसिस पे, या फिर आप कह सकते हो एजम्पशन पे आधारित है। एजम्पशन है ये सब कुछ, जो इनको फाइंडिंग्स मिली उसी के बेसिस पे ये उन चीजों को कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि ह्यूमंस जो है वो इवॉल्व हुए चिंपांजी से, या फिर ऐसे ही दिखने वाले मैमथ से, या फिर मैमल से। तो हम इसके बारे में श्योर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि फिजिकली तो हम उस टाइम वहां पे थे नहीं। तो फिजिकल साइंसेस जो होती है वो एविडेंस पे बात करती है, एंड एजम्पशन और हाइपोथेसिस पे चलता है। तो लगातार इस चीज में बहस चल रही है कि क्या ह्यूमंस का एवोल्यूशन, एवोल्यूशन तो देखो हुआ है, बट क्या ह्यूमन जो है वो एनिमल से एवोल्यूशन उनका हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। तो आज हम इस क्लास में उसी टाइम के बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई और उसके बाद चीजें किस तरीके से आगे बढ़ना शुरू हुई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? यस सर। बाकी लोगों को भी आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसमें हम बोलेंगे पृथ्वी का उद्गम, पृथ्वी का उद्गम किस तरीके से हुआ उस बारे में। ओके सर। अर्थ की पूरी हिस्ट्री 10 मिनट में, ठीक है। और सबको आ रहा है समझ में? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Scientists have not yet invented a time machine. I suggest you take a look at the history of our planet with your own eyes. To begin with, let's go back to the past. 4,600,000,000 years ago, our Earth... अभी जिस टाइमलाइन की बात कर रहे हैं 4,600,000,000 ईयर्स अगो, कैलकुलेशन करके देखो जरा आप, कितना लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा ये। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, एक आम आदमी की जो एज है वो 100 साल भी नहीं है आज की डेट में, है ना। एवरेज की आप एज 100 साल भी अगर मानो तो 100 साल भी नहीं है। तो ये तो कितने करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, खरबों नहीं, अरबों साल, अरबों नहीं खरबों सालों की बात हो रही है। खरब समझते हैं ना आप, करोड़ से भी ज्यादा। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सारी की सारी क्या है, हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस यूं है क्योंकि आप ये देखो, एक इजी की स्टडी से बता रहा हूं मैं, 300 मिलियन ईयर्स की, 300 मिलियन ईयर्स की जो होती है वो साइकिल होती है रॉक की। जैसे कोई रॉक, या रॉक कैसे बनती है, क्या होती है, ये चीजें मैं बताऊंगा। सुषमा मैडम आपको इंडियन ज्योग्राफी बता रही है, मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बताऊंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। तो 300 मिलियन ईयर्स में एक रॉक जो होती है वो भी घूम फिर के जो होती है पूरी तरीके से रिफॉर्म हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं 4,600,000,000 ईयर्स की। कितना पुराना समय होगा इसके बारे में आप सोचिए, ठीक है।
तो ये एक हाइपोथेसिस पे बेस्ड है, बट हम लोगों को क्या है कि हमारे को एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से ही हमको तैयारी करनी होती है। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि अर्थ की फॉर्मेशन जो शुरुआत होती है वो लगभग 5 बिलियन, ये एग्जैक्टली अगर आप बात करें, थोड़ा प्रिसाइज और बात करें, तो 4 बिलियन 600 मिलियन ईयर्स अगो शुरुआत इसकी होती है। ये हमको यहाँ पे बताया गया, ठीक है। Earth didn't exist yet. There was only a newly formed proto-sun and a ring of gas and dust. An incredibly beautiful sight, but we're interested in something a little different. Fast forward time a little bit ahead. 4,540,000,000 years ago, our planet was formed. Back then, it was about as far from inhabitable as possible. The conditions on Earth तो अभी जब हमारा अर्थ शुरू में फॉर्मेशन हुआ था, तो ऐसा माना जाता है, क्योंकि देखो फॉर्मेशन कैसे हुआ था, नेबुला थ्योरी जो दी गई है उसमें ये बोला गया कि बहुत बड़ा एक गैस का बादल था और उसमें जब ये आपस में घर्षण करने लगे, आपस में टकराने लगे, तो उससे सन की फॉर्मेशन हुई, स्टार्स की फॉर्मेशन हुई। यानी यूनिवर्स ऐसे ही बनता है कि जो गैस और डस्ट पार्टिकल होते हैं उनके आपस में टकराने से पहले तो सबसे पहले क्या बनता है, एक स्टार बनता है। कि इसमें फॉर्मेशन में अगर हम एक स्टैंडर्ड बात करें तो सबसे पहले फॉर्मेशन होती है एक स्टार की जो ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द गैलेक्सी में होता है। और दूसरी चीज में ये बोलेंगे कि जैसे हमारा सन है, तो सन जो है 99% मटेरियल जो था बिल्डिंग ब्लॉक उसे कंज्यूम कर लिया था। जो बाकी 1% था, जो बाकी बचा हुआ 1% था, उससे बाकी 9 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स या 9 प्लैनेट्स जो भी आप बोलते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट, ये जितनी भी सारी चीजें बनी हैं, ये उस 1% मास से बनी है। 99% मास जो है वो हमारे सेंटर में केंद्रित है, यानी कि हमारे सन के अंदर वो सारा का सारा मास केंद्रित है। तो ये बात आप देख के समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट और जगह भी यही चीज हुई होगी, ठीक है। अब एक्चुअली फिजिकली तो आप सन पे जाके उसको मेजर नहीं कर सकते कि उसका मास कितना है, बट ये सारी की सारी किस चीजों पे बेस्ड है, ये सब मैथमेटिकल मॉडल्स पे बेस्ड है। ये सब जो है ये कैलकुलेशन पे बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। ये सब प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है और उसी के बेसिस पे हम ये काम करते हैं। बट हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोबेबिलिटी हमारे लिए कम है या खराब है। ऐसा कोई भी प्रूव नहीं है कि ये प्रोबेबिलिटी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो लिटरली हमारे जो इतना ग्रोथ हुआ है साइंस में, वो मैथमेटिकल मॉडल्स की वजह से, प्रोबेबिलिटी की वजह से हुआ। आज आप एक चीज इसमें नॉर्मल आप देखने की कोशिश करिए कि हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो वेदर वाला हमारा विभाग होता है, उसमें काफी हद तक जो है सही प्रिडिक्शन होने लगी। ये सारा का सारा जो है ये इस मैथमेटिकल मॉडलिंग की वजह से है। कंप्यूटर्स के आने के बाद से ये सारी की सारी चीजें होने लगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो चीज को फिजिकली देखेंगे उसी को मानेंगे, बट शुरुआत में जो अर्थ था वो बहुत रॉकी प्लेनेट था। इसमें अब ये चीज आपको देखनी है कि शुरू वाले जो प्लेनेट है वो पथरीले हैं, रॉकी हैं, और जो बाकी वाले हैं वो अभी भी गैस जायंट्स हैं। वहां पे अगर आप जाए तो हो सकता है आपको जमीन ही ना मिले, वहां पे जमीन नहीं है, वहां पे क्या है, वो गैस जायंट्स है, उसमें पूरा का पूरा गैस भरा हुआ है। ये चीज आपको समझनी होगी। इतना पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? मैं अगर तेजी से पढ़ा रहा हूँ या बहुत सारी चीज जल्दी करा रहा हूँ तो आप प्लीज मुझे रोक दीजिएगा। समझ आ गया इतना आपको आराम से? Yes, sir. बस खाली कोमल को ही समझ में आ रहा है, और किसी को क्यों नहीं आ रहा है? यस सर। और हाँ जी सर, हाँ जी यही। Yes, sir. ठीक है, आवाज आनी चाहिए। were really hellish. Instead of the usual landscapes, there was a sea of fire from molten rock. There were radioactive elements all around, and the surface temperature reached 4,700 degrees Celsius. अब ये देखो टेम्परेचर कितना था, 4700 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना जबरदस्त हाई टेम्परेचर है ये, ठीक है। मतलब मान लो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड जितना लावा का टेम्परेचर होता है उसके आसपास का टेम्परेचर था। ये प्रिडिक्शन भी ऐसी आ रखी है क्योंकि लावा का जब टेम्परेचर नापा गया होगा तो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड निकला होगा, तो इन्होंने एजम्पशन किया होगा कि पूरे लैंड पे जब लावा ही फैला हुआ था, मोल्टन रॉक्स फैली हुई थी, तो उन चट्टानों को पिघलाने के लिए 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। तो ऑलमोस्ट 4700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। That's about 8,500 degrees Fahrenheit. Instead of air, there was carbon dioxide, nitrogen, sulfur, and water vapor. Instead of solid land, magmatic oceans. Add to that the उस टाइम पे पानी के समुद्र नहीं होते थे, पानी था भी नहीं अर्थ पे। उस टाइम जो होता था आपका मैग्मा का समुद्र होते थे। constant bombardment from large asteroids, and you get a picture that's more like
और देखिए बड़े बड़े खड्डे बने हुए थे क्योंकि जो एस्टेरॉइड्स थे वो इनसे आके टकराते रहते थे, क्योंकि उस टाइम बिल्डिंग का टाइम हो रहा था ना, तो उस टाइम पे ना तो मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा, ना उस टाइम पे एटमॉस्फेयर रहा होगा, तो जो भी चीजें आती थी यूनिवर्स से वो सीधे टकरा जाती थी। ठीक है, कोलिजन होने से बड़े बड़े खड्डे बने। Like the end of the Earth than its beginning. After several million years, as the result of a collision with a young planet called Theia, the moon was gradually. अब ये नाम याद रखिएगा, थेया। थेया जो था इससे टकराने के बाद में हमारा जो होता है मून बनता है। ठीक है, Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Formed. One ये day देखो, back एक then, बार दोबारा से देखो। beginning. After ये देखो। several million years, as the result of a collision with a young planet called Theia, the moon. ये क्वेश्चन आ सकता है कि मून का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप ये बताएंगे कि एक थेया करके प्लेनेट था छोटा सा, जो बन ही रहा था प्लेनेट, वो जब टकराता है तो थेया जो होता है उसके टकराने से अर्थ से क्या होता है, मून का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये सारी देखो थ्योरी है, मैंने आपको फिर बोला ये सब हाइपोथेसिस हैं। हालांकि एविडेंस है, क्यों नहीं होंगे, एविडेंस तो जरूर होंगे, बट हम उस समय मौजूद तो थे नहीं, तो हम इसको अभी भी हाइपोथेसिस ही मानेंगे। और ऐसा हो भी सकता है या कुछ अलग हुआ हो, क्योंकि फिजिकली वहां पे जाने का तो कोई टाइम ट्रेवलिंग तो हम पॉसिबल ही कर नहीं सकते, बट यही है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन चीजों को इस तरह से समझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। Moon was gradually formed. One day back then lasted about 6 hours. With such a short. एक दिन की अवधि जो थी 6 घंटे होती थी, 6 घंटे में दिन रात हो जाता था। ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं कि अर्थ का जो ऑर्बिट रहा होगा सन के चारों तरफ, वो भी पहले जैसा आज का है वैसा नहीं होगा, कुछ अलग रहा होगा। ठीक है, Day having time for anything would be simply impossible. It's good that the workday didn't exist yet. From about 4,100,000,000 years ago to 3,800,000,000 years ago. ये टाइम्स में याद रखेंगे। इसके बाद एक और, ये देखो ये टॉपिक थोड़ा सा आसानी से समझ में नहीं आते, इसीलिए मैं डॉक्यूमेंट्री के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। इसमें मैं आपको आगे और कराऊंगा कि जो टाइम स्केल होता है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, एक तो नॉर्मल टाइम स्केल हो गया, फिर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को भी दोबारा करेंगे। ये थोड़े बहुत टॉपिक होते हैं, देखो आता तो इसमें से क्वेश्चन मैंने आपको बताया यूजुअली एग्जाम में क्या होता है, 70% पेपर एवरेज होता है, 15% बहुत ईजी होता है जिसे हर कोई कर ले, और 15% होता है टफ। तो 15% में से अगर आपने 5%, 8%, 10% भी पेपर अटेंड कर लिया, 70% आपका हो गया, तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। बट अगर आप उस 15% को नहीं छू पाए और 70% भी जो है उसमें 100% तो है नहीं आपका पूरा सही होगा, तो स्ट्रेटेजी यही है कि डिफिकल्ट चीजों को भी करो। तो मैं कोशिश करूंगा आप थोड़ा डिफिकल्ट चीजें भी आप लोगों को कराना शुरू करो, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो जब तक समझ नहीं आया तब तक डिफिकल्ट है, वंस आपको समझ में आ गया तो कोई चीज डिफिकल्ट नहीं रहती। The late heavy bombardment hit the Earth, a huge number of asteroids. Some scientists suggest that at this time, there were already oceans on Earth, despite its high temperature. Honestly, अब देखो वो कहते हैं इतना टेम्परेचर हाई है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, पर अर्थ पे ओशन हुआ करते थे। भैया 5 डिग्री सेंटीग्रेड में तो पानी होने का मतलब ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ, ये मानते हैं कि ओशन रहे होंगे, बट फिर मैंने कहा एजम्पशंस पे बेस्ड हैं चीजें सारी। ठीक है, पर क्या हुआ, जो एस्टेरॉइड्स हमारे पास आई उनके साथ में हमारे को पानी भी मिला, क्योंकि कई एस्टेरॉइड अभी भी रिसर्च की गई है जो ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं एस्टेरॉइड्स। आप ये चीज को आपको समझना पड़ेगा कि एस्टेरॉइड्स जो होती है वो अपने साथ क्या होती है, एस्टेरॉइड्स जो होती है वो एक तरह के मालवाहक वाहन का काम करती है। ठीक है, दे कैरी विद देमसेल्व्स मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग माइक्रोब्स, छोटे छोटे परजीवी जो होते हैं वो भी होते हैं। और ऐसा भी एक थ्योरी मानी गई है कि अर्थ पे जो लाइफ की शुरुआत हुई थी वो इसी एस्टेरॉइड की कोलिजन से हुई थी, कि एस्टेरॉइड अर्थ पे आके टकराया और उसकी आइस में जो था वो माइक्रोब्स छुप के बैठे हुए थे, यानी काफी टाइम से ना, जिसको हाइबरनेशन आप कह लो, या वो स्लीप में वो उसमें ट्रेवल कर रहे थे, और जब वो आके अर्थ पे टकराए तो अर्थ में उनको क्या मिली, कंडीशंस मिली, सुटेबल कंडीशंस मिली, और सुटेबल कंडीशंस मिलने के कारण उन्होंने क्या करा, अपने आप को अर्थ पे दोबारा से रीजनरेट ग्रो करना शुरू करा। तो ये भी एक थ्योरी है कि अर्थ पे हो सकता है कि लाइफ की शुरुआत इस तरीके से हुई हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एस्टेरॉइड्स आके टकराएंगी अर्थ से। I barely believe it, but who am I to argue with scientists? It was the asteroids that helped the planet gradually become covered with water. According to one theory,
The asteroids carried with them a tiny amount of life-giving moisture and delivered it to Earth. That's how, over billions of years, about half of the water of the world ocean came to Earth from space. After the bombing ended, that is about 3,800,000,000 years ago, the temperature of the Earth began to slowly decline. But current life forms couldn't survive on the planet's surface anyway, because there was no oxygen in its atmosphere. तो अभी देखिए ऑक्सीजन नहीं है और सबसे पहले जो एनिमल्स होंगे उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो ऑक्सीजन ब्रीथ करने वाले नहीं होंगे, वो दूसरे तरह के एनिमल्स होंगे। And there was no ozone. अब यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, आपने शायद सुनी होगी, एक एरोबिक होता है और एक होता है एनारोबिक। एनारोबिक क्या होता है? जो बिना ऑक्सीजन के भी रहता है। अभी एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, आई थिंक 3-4 साल 5 साल पहले मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी कि एक वहाँ पे लेक है रशिया में लेक है, अलास्का वो आपका साइबेरिया साइड में लेक है और वो काफी टाइम से उसमें बर्फ जमी हुई है। तो जब उसमें ड्रिल करके आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर नीचे से ड्रिल करके जब निकाला तो वहां पे एक बैक्टीरिया मिला और वो बैक्टीरिया उतने लंबे समय से वहां पे जिंदा था, उतनी हार्श कंडीशंस पे। इवन आप विश्वास नहीं करेंगे, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड में की गर्मी में भी कुछ माइक्रोब्स मिले हैं। इनको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल। आपने शायद इनका नाम सुना, एक्सट्रीमोफाइल। एक्सट्रीमोफाइल जो होते हैं ये क्या होते हैं? एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ के बारे में एक थ्योरी ये भी दी गई है कि लाइफ का जो अर्थ पे ओरिजिन हुआ है, ये कहां से हुआ है? ये समुद्र के अंदर से हुआ है। समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखी होता है ना, जो हमने पढ़ा था बीच में, एक ट्रेंच वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था, तो बीच में समुद्र के बीचों बीच में ट्रेंच है, जहां से क्या होता है, लावा के साथ साथ नई आपका जो रॉक्स होती है वो बाहर जमीन पे आती रहती है। तो हो सकता है कि ये जो वहां पे क्या होता है, ज्वालामुखी यानी लगभग 3-4-5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है वो समुद्र के पानी से मिलता है। तो सोचो वहां पे कितनी गर्मी होगी, कितना हार्श कंडीशन होगी। बट उम्मीद ये है कि वहां पे भी कुछ माइक्रोब्स जिंदा होंगे और आने वाले समय में उन्होंने ही लाइफ को अर्थ में शुरू किया होगा। ये भी एक एजम्पशन है, अब कितना सही है इस बारे में तो भगवान ही जाने। तो आगे हम इन चीजों को देखते हैं। अभी तक आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत किसी को? बच्चों एनी डाउट? नो सर। नो सर। बोरिंग तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। नो सर। चल ठीक है। Ozone layer to block ultraviolet radiation. However, there are fossils which are about 3,500,000,000 years old. अब देखो साइंस ने इतनी टेक्नोलॉजी कर दी है कि कार्बन डेटिंग की मदद से हम बता रहे हैं कि उनकी एज कितनी है। 300 बिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल हमारे पास अवेलेबल हैं। 300 बिलियन ईयर्स, पर वो माइक्रो फॉसिल्स हैं, बहुत छोटे छोटे। Which means that life on Earth could have arisen much earlier than we used to think. ठीक है, तो हो सकता है लाइफ पे, अर्थ पे लाइफ की शुरुआत पहले हो गई हो। From 3,200,000,000 to 2,800,000,000 years ago, almost the entire surface of the planet was occupied by a shallow ocean, the temperature of which ranged from 55 to 88 degrees Celsius. That's a ये देखो भाई कितना था, मतलब अभी धीरे धीरे अर्थ हो रही है, कूल हो रही है, पर अभी भी टेम्परेचर आप ये देखिए कितना है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड, 55 डिग्री से 88 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी गर्मी में कौन जीव जंतु रह पाएगा? कोरल तो बिल्कुल नहीं रह सकते। तो अभी लाइफ का जो डेलिकेट फॉर्म है वो अभी शुरू नहीं हुआ है और धीरे धीरे आप समझ सकते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हेल से हेवन की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रही है अर्थ इस तरह से। 131 to 190 Fahrenheit. However, microorganisms were already inhabiting this hot water. The land पर इस गर्म पानी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, काफी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी वो एनिमल, वो जो अपना जीव जंतु है, रह पाते हैं। was जीव जंतु से मेरा मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। only volcanic islands, which were slowly growing over time. Just imagine how hot it was. The days began to lengthen, and about 2,500,000,000 years ago, the first supercontinent, Kennerland, began to form. तो सबसे पहले जो एक सुपर कॉन्टिनेंट बना था उसका नाम क्या था? केनरलैंड। ठीक है, ये देखिए। अब ये आप प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वगैरह जो है ये बाद में मैं आपको समझाऊंगा, तो उसमें आप समझेंगे। क्योंकि अर्थ के अंदर देखो, अर्थ लगातार क्या कर रही है? अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, एंड बिकॉज इट इज रोटेटिंग अराउंड द सन, इनसाइड से तो उसमें क्या है? लिक्विड भरा हुआ है ना, अंदर तो लिक्विड भरा हुआ है। उसके ऊपर फिर और लेयर है, सॉलिड की लेयर है, वो काफी सॉलिड है। ठीक है, उसके ऊपर फिर और भी सारी लेयर्स हैं।
तो जब वो लगातार घूम रहा है तो उसके अंदर लिक्विड भी घूम रहा है। जब लिक्विड उसके अंदर घूम रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिज्म का फिनोमेना हो रहा है, मैग्नेट बन रहा है उसमें से, है ना। और इसके अलावा क्या क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के चारों तरफ बन रहा है, अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और इसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें हो रही हैं कि जो सरफेस है हमारी, सरफेस पे जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह है, जैसे आपने देखा होगा कि दूध के ऊपर मलाई होती है, तो वो मलाई क्या करती है, ऐसे धीरे धीरे मूव करती रहती है। तो उसी तरीके से जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं, ये सारे के सारे ना टेक्टोनिक प्लेट्स में आते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है। ये बात इन्होंने कही गई है। और ऐसा, क्योंकि ऐसा लगता भी है क्योंकि अर्थक्वेक आने का या ज्वालामुखी फटने का और कोई एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा है नहीं। तो जो एविडेंस मिलते हैं वो यही कहते हैं कि क्योंकि लगातार अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम ही रही है, तो उसकी वजह से क्या, उसके इनसाइड और आउटसाइड में सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दो तरह के फोर्सेस हो, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे फिनोमिना हो रहे हैं। उसकी वजह से ईस्टर्लीज और वेस्टर्ली यानी हवा जो होती है, कभी पूर्वाई और पछुआ पवने आपने सुना होगा, तो वो पवनों को चलने का भी कारण जो है अर्थ का रोटेशन है ऑन इट्स ओन एक्सिस अराउंड द सन। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया? यस सर। हाँ जी, यस सर। Yes. यस सर। बीच बीच में पूछना बहुत जरूरी है। The first supercontinent, Kennerland, began to form. So let's fast forward a little. 1,500,000,000 years ago. Earth days now lasted at least 16 hours, though तो अब 16 आवर्स के हमारे डे हो गए। complex organisms still didn't exist. But lithospheric plates continued moving, and after 400 million years, created another supercontinent, Rodinia. And देखो अब इनका कॉन्टिनेंट का नाम याद रखना, सबसे पहले कौन सा था, फिर सेकंड नंबर पे आया रोडेनिया। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये जो क्रैक्स आप देख रहे हैं, मैं इस पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। ये जो आप क्रैक्स देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारे के सारे क्रैक्स जो है ये बता रहे हैं हमको किसके बारे में, कि ये बाउंड्री है किसकी, प्लेट्स की बाउंड्री है। कौन सी प्लेट्स की, ओशियनिक प्लेट हो गई या फिर आपका जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, ये उनकी वो बात होगी। ये सारी की सारी जो बाउंड्रीज हैं ये उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या बना, सेकंड रोडेनिया। after some time, Pangea, about 650 million थर्ड सुपर कॉन्टिनेंट जो बना वो बना पेंजिया। ठीक है, नाम याद रखिएगा। years ago, according to popular theory, our planet was a snowball, literally. तो आइस एज आई थी 650 मिलियन ईयर्स, मिलियन ईयर्स पहले। उस टाइम क्या था, अर्थ पे हर तरफ आइस ही आइस थी। ऐसा होने के पीछे भी कारण रहा होगा, तो उस कारण को जानने की कोशिश करते हैं। This theory is called snowball ये देखो स्नोबॉल थ्योरी, पूरा अर्थ जो है वो जम चुका है। Earth. Scientists assumed that everything was completely covered with ice, and even the equator was as cold as modern Antarctica. तो इक्वेटर तक भी, जहां पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, वो जो है वो भी वहां तक भी वो जम गया था पूरी तरीके से। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे, क्या फिनोमिना हो सकता है? सर एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से शायद आई होगी। हाँ, मतलब टेम्परेचर तो सही कह रहे हैं आप, टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, बट टेम्परेचर इतना डाउन ऐसे कैसे चला गया होगा, क्योंकि घूम तो अभी भी उस अर्थ के सन के आसपास ही रहे ना। ये बताइए कि ऐसा कैसा हुआ कि टेम्परेचर इतना नीचे कैसे चला गया होगा। ठीक है, आपने एक पॉइंट दिया, क्योंकि सन से हो सकता है इसका सन से डिस्टेंस में चेंज आया। ठीक है, पर फिर भी इतना ज्यादा चेंज तो नहीं आया होगा कि इतना ज्यादा दूर यहाँ पे चला गया होगा। यहाँ पे देखो कई सारी चीजें हो सकती हैं। अब ये प्रोबेबल सिनेरियोज हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे अगर कोई सुपर वोल्केनो का इरेप्शन होता है, कोई बहुत बड़ा वोल्केनो फट जाता है, तो उस वोल्केनो के फटने से क्या होगा कि हमारा जो सन की, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर पे बहुत ज्यादा धूल हो जाएगी। अब जब उस पे धूल हो जाएगी तो हमारे पास सन की रेज जो है वो पहुंच नहीं पाएंगी। जब सन की रेज हम तक नहीं पहुंचेंगी तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो पावर है, एनर्जी है, उसका एकमात्र स्रोत जो है वो है सूर्य। उसी से हम हर तरह की एनर्जी को लेते हैं। तो अगर वो सन की रेज हम तक पहुंचे ही ना, तो क्या हो सकता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे गिर सकता है। और संभवतः यही चीज उस समय हुई होगी, जिसकी वजह से आप देखिए ग्लेशियर तक जो है, मतलब आप इक्वेटर तक भी ग्लेशियर्स आ गए थे। तो ये चीज इसमें मानी जाती है, ये थ्योरी इसमें मानी जाती है।
अब ये कितनी सही है ये तो देखने वाली बात है, बट ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये कुछ हुआ। नाउ लेट्स सी क्या हुआ था वो। Antarctica. It's scary to even think what the temperature was at the poles at this time. But even under a thick layer of ice, the planet maintained a fairly high temperature. No ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे कोर का टेम्परेचर अभी भी लो है, 5000-8000 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहता है। हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, एग्जैक्टली क्या है वो तो देखेंगे आगे, बट अर्थ के अंदर गर्मी है, ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटीज जो होती है ना काफी वायलेंट होती हैं, बट वो लाइफ गिविंग भी होती है। ice और जो मैंने आपको 300 मिलियन ईयर्स की लाइफ साइकिल बताई ना इसकी रॉक्स की, उसकी जो फॉर्मेशन होती है उसके पीछे भी जो कारण होता है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। age can kill volcanoes, and the carbon dioxide from their eruptions, which accumulated in the atmosphere, gradually melted the glaciers. This अब ये देखो, हम आज की डेट में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपना शत्रु मान रहे हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड उस समय ना होने की वजह से क्या था, अर्थ जो थी पूरी तरीके से जम गई थी। यानी हम यहाँ पे ये तो समझ पा रहे हैं और ये बात बहुत क्लियर भी हो रही है हमको कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, यानी कि सन से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को हम रोक लेते हैं, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए इतना विनाशकारी नहीं था। और अगर उस टाइम ग्रीन हाउस इफेक्ट जब आया, क्योंकि जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकली और उस कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या करा, इंफ्रारेड रेडिएशन जो सन से आता था उस इंफ्रारेड रेडिएशन को पकड़ लिया और उससे उसने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करा। यानी उसने एक कंबल की तरह काम किया, उस कार्बन डाइऑक्साइड ने एक कंबल की तरह काम किया और सन के रेडिएशन को ट्रैप करा अर्थ में। उसको ट्रैप करने की वजह से क्या हो गया, हमारा टेम्परेचर फिर दोबारा बढ़ने लगा। ये चीज इसमें होती है। melting released a huge amount of oxygen, which forever changed the planet. About 541 million years ago, the Cambrian explosion. अब इसको बहुत ध्यान रखना, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन पे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इस समय क्या हुआ, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई और जब प्रोसेसेस होने शुरू हुई तो उसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया एटमॉस्फेयर में और पानी में भी ऑक्सीजन आ गया। इसकी वजह से कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन होता है, बहुत सारी स्पीसीज ऑफ एनिमल जो होती है वो आना शुरू होती है। Occurred. Temperatures rising to 30 degrees Celsius or 86 Fahrenheit and a record concentration of oxygen caused a huge number of living organisms to emerge. The biological diversity was so impressive that some creatures even developed exoskeletons to protect them. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि इस समय एक्सोस्केलेटन डेवलप होना शुरू हुआ। अब आप जरा मुझे बताएंगे एक्सोस्केलेटन क्या होता है बच्चों, व्हाट इज एक्सोस्केलेटन? नहीं पता सर। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है, एक तो स्केलेटन का मतलब क्या होगा, हमारा Themselves ढांचा। from being eaten by others. Researchers believe that almost all of the existing types of animals appeared. ठीक है, अभी जरा मैं दोबारा बता देता हूँ। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या होता है कि कई ऐसे जानवर होते हैं, जैसे कछुआ आपने देखा होगा, कछुए के ऊपर एक वो परत होती है, मोटी परत होती है, यानी हड्डियां एक अंदर से होती हैं और कुछ जानवरों के ऊपर बहुत मोटा कैल्शियम का कवच ऊपर से चढ़ा होता है। एक्सोस्केलेटन मतलब जिसके बाहर हड्डी का ढांचा है, जो उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कैम्ब्रियन एरा में क्या हुआ था, कैम्ब्रियन एरा में एक्सोस्केलेटन डेवलप किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने। ठीक है, समझ आ गया? By others. Researchers believe that almost all of the existing types of animals appeared during this period. The link तो ये माना जाता है कि जितने भी अभी एग्जिस्टिंग एनिमल्स हैं उनका जो प्रादुर्भाव हुआ था, यानी उनका जो जन्म हुआ, यानी उनका अवतरण हुआ था, अवतार हुआ था, वो इसी समय हुआ था। of the day now reached 22 hours. 22 घंटे का दिन हो गया, ठीक है? 450 million years ago, plants and arthropods began to actively conquer the land. 419 million years ago, अभी मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, इसमें ये टाइमलाइन याद रखिएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना टाइम पहले आना शुरू हुआ था, ठीक है? एंड आई विल लिसन इन द क्लास, पूछूंगा मैं आपसे। the first insects appeared. About 300 million years ago, most of our planet was occupied by swamps. Many scientists, such as Professor Frederick Rich, hold this view. But the swamps of antiquity were not like modern ones. स्वयं का मतलब है कीचड़, है ना? कीचड़ से भरा रहता था पूरे में, मतलब समझ ही रहे होंगे आप, पानी था ना, क्योंकि इतना ज्यादा शैलो ओशन था, तो ये सारे के सारे होते थे उस टाइम पे।
Some plants reached 30 meters in height. That's about 100 feet. And giant insects flew 100 फुट के पेड़ होते थे, समझ रहे हो आप? पेड़ का मतलब ये देखा आपने, जो वो होता है समुद्र के किनारे, सरकंडे वगैरह, इन चीजों की बात हो रही है यहाँ पे। everywhere. This was thanks to the high oxygen concentration. अब इससे एक चीज आप और समझ जाएंगे कि ऑक्सीजन का लेवल जब ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जब हमारे पास ज्यादा है तो उससे ग्रोथ भी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो फ्यूल है जिसकी वजह से हम खाना वगैरह को पचाते हैं। तो ऑक्सीजन ज्यादा है तो उसका मतलब ग्रोथ भी ज्यादा है। इसीलिए जो डायनासोर्स वगैरह होते थे उनका साइज बहुत बड़ा होता था। तो साइज का मैटर किससे करता है? साइज का मैटर करता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी से। और शायद इसीलिए जो पुराने समय के लोग होते थे उनकी हाइट 7-7 फुट 8-8 फुट तक भी बताई गई है। कई लोग तो उससे 12-12 फुट तक के भी बताए गए। तो यह जायंट्स जो होते थे, बड़े बड़े ह्यूमंस जो होते थे, मे बी वो उस टाइम पे रहते होंगे। या अगर हम एक एग्जांपल देखना चाहे हनुमान जी का, तो हनुमान जी को काफी बलिष्ठ शरीर वाला बहुत बड़ा बताया गया, भीमकाय बताया गया। तो उसके होने के पीछे भी एक रीजन ये हो सकता है कि उस समय जो थे ऑक्सीजन ज्यादा होता था, तो इसीलिए उनका आकार भी बड़ा होता था। और इतने बड़े बड़े जो आप पूरी दुनिया में देखिए जो स्ट्रक्चर्स बने हुए ना, यानी कि आर्कियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, उनका साइज अगर आप देखेंगे तो दे आर वेरी ह्यूज, ठीक है, गैंगेटिक है वो, जैनेट, बहुत बड़े बड़े हैं वो। तो उनको बनाने के पीछे भी हो सकता है कि इन बड़े ह्यूमंस का हाथ रहा हो, क्योंकि हमको फॉसिल नहीं मिला। देखो हमारी पूरी स्टडी जो है वो बेस्ड है फॉसिल्स पे। क्या पता वो फॉसिल्स हमें नहीं मिले, या क्या पता हमें मिले और हमने उनको जनता को उसके बारे में बताया ही ना हो, उस चीज को छुपा दिया गया हो। तो क्योंकि हमें फॉसिल्स नहीं मिले तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि 10 फुट का या 12 फुट का ह्यूमन नहीं होता था। हो भी सकता है, नहीं होने की संभावना है तो होने की भी संभावना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, इनको समझिएगा और थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग भी लॉजिक लगाइएगा। Be glad that our modern dragonfly's huge ancestors didn't survive to this day. Seriously, that wouldn't be the most pleasant replacement for pigeons. 252 million years ago, the Permian-Triassic extinction event took परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट। एक्सटिंक्शन मतलब जब एक बहुत बड़े पैमाने पे उस समय रहने वाले जीवों का पलायन हो गया, ये किसी नेचुरल कारण से या जिस भी वजह से उन सब का जो हो गया पूरी तरीके से खात्मा हो गया, ये चीज भी हुई थी। place, destroying 96% of marine species and 7 देखो समुद्र के अंदर के 96% तक के जो जितने जीव जंतु थे खत्म कर दिए, 3% of 73%। ये अब इसमें एक आप ये समझिएगा कि जैसे भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए जाते हैं, सबसे पहले मत्स्य अवतार है। और साइंटिस्ट भी, एवोल्यूशन वाले लोग, एवोल्यूशन पे थ्योरी पे विश्वास करने वाले लोग भी कहते हैं कि सबसे पहले ओशन से लाइफ शुरू हुई, फिर एम्फीबियंस बने, फिर अलग अलग तरीके की प्रजाति बनी, ठीक है। तो ये माना जाता है कि सबसे पहले अर्थ पे जो लाइफ की शुरुआत है वो पानी से या समुद्रों से हुई। terrestrial vertebrate species. Most likely, numerous eruptions became the cause of extinction. The air तो इसका एक कारण ये दिया गया कि उस समय लगातार एक के बाद एक बहुत सारे विस्फोट हुए थे ज्वालामुखियों में। was filled with ash and carbon dioxide. There was little sunlight. Plus, lava was flowing everywhere. Anyone could die in this environment. आप लोगों ने वो मूवी तो देखी होगी, आइस एज देखी है आप लोगों ने बच्चों? अच्छी मूवी है आइस एज। हैव यू यस सीन? सर, मैंने देखी है। Yes. आइस एज मूवी में कितना अच्छे से इन्होंने, मतलब बहुत अच्छा तरीका है उसको। अगर आप थोड़ा सा ज्योग्राफी में इंटरेस्ट लेते हैं, और लेना भी चाहिए आपको, तो आप उस आइस एज मूवी को देखिए। उसमें एक एक इवेंट को इतने ड्रामेटिक तरीके से बताया गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम जैसे उस टाइम को उसी समय जी रहे हैं। तो वो सारा का सारा जो है वो इसी नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। Dinosaurs then arrived to replace the destroyed species, but not तो उन स्पीसीज के जाने के बाद फिर डायनासोर्स का युग शुरू होता है, ठीक है। only did huge dinosaurs divide the planet among themselves, the continents also moved. About तो अब पेंजिया जो था वो फिर से टूटने लगा कब? 175 million 175 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। जो एक बड़ा कॉन्टिनेंट बन गया था वो फिर से टूट गया 2 हिस्सों में, years ago, Pangaea began ठीक है। ल्यूरेशिया और गोंडवाना लैंड। breaking up. The Atlantic and other oceans appeared, and the world began taking on its current form that we see today. At this time, you could find the first pine trees, praying mantises, and bees. 50
अब इस समय ये जानवर आए और 50 मिलियन ईयर्स अगो मेरे ख्याल से इस समय मैमल्स आने शुरू हुए। Million years ago, the power over the planet was then passed on to mammals. Without अच्छा, मैमल्स के पीछे खास बात ये देखिए कि उस टाइम जो भी घटनाएं घटी होंगी, मैमल जो थे वो केव्स में और जमीन के नीचे छुप के रहते थे। सांपों का भी यही था कि वो जमीन के नीचे छुप के रहते थे और शायद जब इनका एक्सटिंक्शन हुआ डायनासोर्स का, तो वो लोग इसीलिए बच पाए क्योंकि वो सेफ्टी में, सिक्योरिटी में रहते थे। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है उनका साइज, क्योंकि उनका साइज ठीक था, ज्यादा बड़ा नहीं था, तो इस वजह से भी ये चीजें प्रॉपर उनकी चल पाई। आई होप समझ आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को। Sir. यस सर। Yes, sir. dinosaurs, Yes, they sir. began feeling freedom, actively spreading around the planet and evolving with all their might. Meanwhile, the length of the day had reached almost 24 hours, and the temperature stably remained near the 24 degrees Celsius mark. That's about ठीक है, तो टेम्परेचर भी देखो मेंटेन हो गया 24 डिग्री सेंटीग्रेड और दिन की लंबाई भी 24 घंटा हो गई। 75 Fahrenheit. About 8 to 4 million years ago, according to scientists, an important split occurred. The ancestors of modern apes began separating from our ancestors, each heading down their own evolutionary path. बस अब यही बात समझ में नहीं आती कि बंदर इंसान कैसे बन गया, और अगर बना तो हमारे सामने ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। About 4 तो उसका रीजन भी यही दिया जाता है कि ऐसा काम होने में कई बहुत मतलब लंबा समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि 100 साल 200 साल में होगा, इसमें मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं। तो हो सकता है शायद इस वजह से ना हो पाए। 4 million years ago, the climate on the planet once again changed. Of course, this didn't happen right away, but it was the climate that turned part of the dense forest into the savanna. According to one theory, this is what made our distant ancestors इस थ्योरी पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि पहले क्या होते थे, ट्रीज होते थे, तो ट्रीज पे क्या होते थे, बंदर जो थे वो पहाड़ पेड़ पे रहते थे और सेव रहते थे। पर जब इनको ग्राउंड पे आके चलना पड़ा, तो ग्राउंड पे जब ये चल रहे थे तो 4 पैरों से चलने पे क्या होता था, इनका विजन जो था वो इतने आसपास के एरिया में कवर नहीं कर पाता था। पर जब ये खड़े होके चलते थे तो ये क्या करते थे, वैसे 4 पैरों पे चलते थे, बीच बीच में खड़े होके आसपास के क्षेत्र की चीजों का मुआयना करते थे। पर जब इनको उसी एरिया में सवाना में रहना पड़ा, यानी कि ग्रासलैंड में इनको रहना पड़ा, तो इन लोगों ने फिर डेवलप कर लिया अपने अंदर वो स्किल जिसको हम बोलते हैं बाईपेडल लोकोमोशन। ठीक है, बाईपेडल लोकोमोशन का मतलब है 2 पैरों पे चलना। ये इन्होंने फिर यहाँ पे शुरू कर दिया, ऐसा थ्योरी मानती है। climb down from the trees, stand up straight, and start looking for food. They were not the only particular species that began fighting for survival. Many tried to adapt to the changes. But in the end, only humans succeeded to the degree that they went on to invent tools, the wheel, and Netflix. 1,400,000 years ago, Homo erectus began to colonize Eurasia. देखो, होमो एरेक्टस का मतलब होता है इरेक्ट चलने वाले, सीधे चलने वाले। तो होमो इरेक्टस मतलब वो ह्यूमंस जो सीधे चलते थे। 790,000 years ago, they already knew how to use fire. यानी 79,000 years पहले फायर का इन्वेंशन हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो। The population of the Earth was, exactly during this period, is rather difficult to calculate. You know, the population census at that time wasn't very good. And then, about 300,000 years ago, Homo sapiens appeared. 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस का उदय होता है, ऐसा थ्योरी मानती है। The या ऐसा वो है जो प्रोजेक्ट किया जाता है। reasoning human. They appeared and began to populate the entire Earth so actively. तो अभी तक का जो सबसे पुराना फॉसिल मिला है, ऐसा माना जाता है वो अफ्रीका में मिला है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सबसे पहले ह्यूमंस हैं वो कहाँ से आ रखे हैं, अफ्रीका से आ रखे हैं, और फिर उसके बाद वो वहां पहुंचे। अब इससे बहुत सारी चीजें होती हैं क्योंकि हर जगह मैनिपुलेशन होता है, हर कोई अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बट जो थ्योरीज हैं जो एग्जाम में आता है वो ये है that they still can't stop. If about 130,000 years ago, the number of our ancestors ranged from between 100 to 300,000 individuals, then already 40,000 years ago, the expansion of reasoning human beings covered almost the entire planet. Today, the world's population is 7,800,000,000 people and continues to grow. However,
The planet is changing along with its people, so who knows what turn of history awaits us in the future.